Hello friends, welcome back to your own YouTube channel Versa Maths Classes। सो T2 स्पेस हम स्टार्ट कर चुके थे, उसकी कैरेक्टरिस्टिक भी देख ली थी और उसकी जो भी थ्योरम्स आती थी छोटी मोटी वो हमने देख ली थी। आज देखते हैं हम एक डेफिनेशन है कन्वर्जेंट सीक्वेंस की, वो डेफिनेशन करेंगे। इसके बिहाफ पे एक रिमार्क दे रखा है, ये करेंगे एंड देन उसके बाद एक थ्योरम दे रखी है और वो थ्योरम इम्पोर्टेंट है, फिर उसके बाद हम वो थ्योरम कर लेंगे। देखिए भाई डेफिनेशन क्या होती है कन्वर्जेंट सीक्वेंस की। ए सीक्वेंस xn of points in a topological space x converges to a point x। कोई सीक्वेंस ले रखी है xn किसी भी टोपोलॉजिकल स्पेस x में, तो इस सीक्वेंस xn को हम कब बोलेंगे कि x पे कन्वर्ज करेगा? इफ एंड ओनली इफ फॉर एवरी ओपन सेट g, अगर हर एक ओपन सेट g के लिए, और ये ओपन सेट g भी कैसा है? कंटेनिंग x, ये भी x को अपने अंदर कंटेन कर रहा है। तो देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर m सच दैट xn बिलोंग टू g। एक हमें पॉजिटिव इंटीजर मिल जाए m, किस टाइप का? सच दैट xn g में बिलोंग कर रहा हो फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। तो हम क्या बोलेंगे कि ये सीक्वेंस xn जो है वो x पे कन्वर्ज कर रही है। ठीक है, xn को हम कन्वर्जेंट बोलेंगे x पे अगर उसके लिए हमारे पास एक ओपन सेट g मिल जाए जो कि x को कंटेन कर रहा है एंड देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर m, और एक पॉजिटिव इंटीजर m मिल जाए सच दैट xn बिलोंग टू g फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। तो हमारे पास ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट हो जाएगी। x को हमारे पास g कंटेन कर रहा है और xn g के अंदर आ जाए फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। ये m इंपॉर्टेंट है भाई, एक ऐसा पॉजिटिव इंटीजर m में मिलना चाहिए जो कि हमारे पास, जिससे n हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू हो। ठीक है, तो यही बोल रखा है ए सीक्वेंस विल बी कॉल्ड कन्वर्जेंट। कोई सीक्वेंस को हम कन्वर्जेंट बोलेंगे इफ एंड ओनली इफ देयर इज एटलीस्ट वन पॉइंट, अगर यहाँ पे कम से कम एक पॉइंट मिल जाता है टू विच इट कन्वर्जेस, जिसपे ये हमारे पास कन्वर्ज करे। इफ एंड ओनली देयर इज एटलीस्ट, एटलीस्ट वर्ड याद रखना, कम से कम एक। अगर एक से ज़्यादा मिल जाए, जैसे यहाँ पे एक्सन को हम कन्वर्जेंट बोल रहे हैं क्योंकि एक्स पे कन्वर्ज कर रहा है, हो सकता है कि वाई पे जेड पे किसी पे भी कन्वर्ज कर जाए, तो एक से ज़्यादा पॉइंट भी अगर हमारे पास मिल जाते हैं जिस पे कन्वर्ज करेगा तो भी सीक्वेंस कन्वर्जेंट हो जाती है। नेक्स्ट देखो भाई रिमार्क, इंपॉर्टेंट है ये भी, इसके बाद जो थ्योरम है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए क्या है रिमार्क, इन एन आर्बिट्रेरी टोपोलॉजिकल स्पेस, मतलब किसी भी एक टोपोलॉजिकल स्पेस में, आर्बिट्रेरी कोई भी टोपोलॉजिकल स्पेस उठा सकते हैं, T0 T1 T2, डिस्क्रीट इनडिस्क्रीट, को फाइनाइट को काउंटेबल, कैसा भी टोपोलॉजिकल स्पेस ले सकते हैं। तो ये बोल रहा है इन एन आर्बिट्रेरी टोपोलॉजिकल स्पेस ए सीक्वेंस नीड नॉट कन्वर्ज टू ए यूनिक लिमिट। जरूरी नहीं है कि एक सीक्वेंस हमारे पास एक यूनिक लिमिट पे ही कन्वर्ज करे। हो सकता है कि एक सीक्वेंस हमारे पास दो लिमिट्स पे कन्वर्ज कर जाए, हो सकता है वो तीन लिमिट्स पे कन्वर्ज कर जाए, या फिर हो सकता है कि वो 10 पे 100 पे 1000 पे कितनी भी लिमिट्स पे वो कन्वर्ज कर सकता है। ठीक है, अगर हम कोई भी टोपोलॉजिकल स्पेस लेते हैं तो एक स्पेसिफाई नहीं किया हुआ कि कौन सा टोपोलॉजिकल स्पेस लेना है, बस ये बोल दिया है कि अगर कोई भी हम अपनी मर्जी से टोपोलॉजिकल स्पेस चूज करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि वो उसमें सीक्वेंस हमारे पास एक ही लिमिट पे कन्वर्ज करेगी, वो एक से ज़्यादा लिमिट्स पे भी कर सकती है। तो देखो भाई इसके लिए काउंटर एग्जाम्पल लेके चलते हैं। ठीक है, ऐसे प्रूफ जब भी हमें दिखाने होते हैं तो उसके लिए हम काउंटर एग्जाम्पल से ही दिखाते हैं। तो देखो क्या ले रखा है इन्होंने एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल इन एन इनफाइनाइट इनडिस्क्रीट स्पेस, एक इनफाइनाइट इनडिस्क्रीट स्पेस लिया, पता है ना इनफाइनाइट इनडिस्क्रीट स्पेस कौन से होते हैं? इनडिस्क्रीट स्पेसेस वो स्पेसेस होते हैं जो अपने अंदर सिर्फ फाई को और खुद उसी सेट को कंटेन करते हैं। और इनफाइनाइट तो उसके नाम से ही आपको समझ आ रहा होगा, जिसके अंदर एलिमेंट्स इनफाइनाइट दे रखे हो वो हमारे पास इनफाइनाइट स्पेस हो जाता है। तो इन्होंने एग्जांपल लिया है एक इनफाइनाइट इनडिस्क्रीट स्पेस का, उसमें क्या बोला है, एवरी सीक्वेंस कन्वर्जेस टू एवरी पॉइंट ऑफ द स्पेस। इसमें हमारे पास इनफाइनाइट इनडिस्क्रीट स्पेस में हर एक सीक्वेंस हर एक पॉइंट पे कन्वर्ज करती है, ये आपने पीछे फर्स्ट यूनिट में पढ़ा था। ठीक है, इसमें हर एक सीक्वेंस हर एक पॉइंट पे कन्वर्ज करती है। तो लेट एक्सन बी एनी सीक्वेंस, एक्सन हमने कोई सीक्वेंस ली इन डिस्क्रीट स्पेस एक्स से एंड एक्स बिलोंग्स टू एक्स, और एक्स से ही हमने एक पॉइंट एक्स लिया। तो क्या बोला है, देखो कन्वर्जेंट के लिए एक ओपन सेट की नीड होती थी ना, तो इसके लिए हमने क्या बोल दिया
एक्स ही वो इकलौता ओपन सेट है जो कि इस एक्स को कंटेन कर रहा है। अभी तक तो हमारे पास बस एक्स मतलब ये कैपिटल एक्स ही ओपन सेट मिल पाया है और इसके अंदर सिर्फ एक्स एलिमेंट लिया है, स्मॉल एक्स। तो क्या बोला है, एक्सन हमने एक सीक्वेंस ली इनडिस्क्रीट स्पेस से और एक्स हमने बिलोंग करवाया एक्स से, तो बोल दिया कि जो कैपिटल एक्स है ये हमारे पास एक ओपन सेट है कंटेनिंग एक्स सच दैट एक्सन बिलोंग टू एक्स। और एक्सन हमारे पास भाई इस एक्स की सीक्वेंस है, तो एक्सन भी एक्स में ही बिलोंग कर रहा होगा। एक्स भी एक्स से है, एक्सन भी एक्स से है। यही तो कंडीशन होती थी कि अगर एक्स हमारे पास जी से बिलोंग कर रहा है तो एक्सन भी अगर जी से बिलोंग कर जाए तो वो कन्वर्जेंट बन जाता है। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि एक्सन कन्वर्जेंट हो जाएगी। सो एक्सन कन्वर्जेस टू एक्स, तो एक्सन हमारे पास एक्स पॉइंट पे कन्वर्ज कर रहा है। ठीक है, हेंस एवरी सीक्वेंस इन एक्स। अब ये तो हमने एक अपनी मर्जी से सीक्वेंस ली थी एक्सन, ये कन्वर्ज करा दी एक्स पे। अब ये क्या बोल रहा है कि क्योंकि ये हमने इनफाइनाइट इनडिस्क्रीट स्पेस लिया था, इसमें हर एक सीक्वेंस हर एक पॉइंट पे कन्वर्ज करती है। यहाँ एक सीक्वेंस एक पॉइंट पे कन्वर्ज करके दिखा दी, तो ऐसे ही सारी सीक्वेंसेस सारे पॉइंट्स पे कन्वर्ज करेंगी। हेंस एवरी सीक्वेंस इन एक्स कन्वर्जेस टू एवरी पॉइंट ऑफ एक्स। इसका मतलब ये हुआ कि जितनी भी हम सीक्वेंसेस लेंगे वो हर एक पॉइंट पे कन्वर्ज कर सकती है, तो भाई उसकी यूनिक लिमिट तो नहीं है। जिस पॉइंट पे जैसे अगर मान लो एक्स एन एक्स पे कन्वर्ज कर रहा है तो एक्स उसकी लिमिट हो जाती है। ठीक है, अब ये एक्सन अगर एक्स पे कन्वर्ज कर रहा है तो यूनिक लिमिट मिल जाएगी, लेकिन इसके लिए तो हमारे पास कंडीशन है कि हर एक सीक्वेंस हर एक पॉइंट पे कन्वर्ज कर सकती है। अब एक्सन एक्स पे कन्वर्ज करती है, मान लो एक्स के अंदर इस एक्स के अंदर हमारे पास एक्स कोमा वाई दो एलिमेंट हो, तो एक्सन हमारे पास वाई पे भी कन्वर्ज कर जाएगी। ये किस केस में है, इनफाइनाइट इनडिस्क्रीट स्पेस के केस में। तो इसकी लिमिट एक तो एक्स आई एक वाई आई, तो भाई ये हमारे पास कहाँ यूनिक लिमिट हो गई। तो जरूरी नहीं है कि हम कोई भी अगर टोपोलॉजिकल स्पेस लें तो उसकी लिमिट यूनिक आए। ठीक है, वो एक से ज़्यादा पॉइंट्स पे भी कन्वर्ज कर सकता है। तो ये तो हो गई आपकी रिमार्क। अब देखो यूनिक लिमिट कब होती है, वो भी एक आपका स्पेशल केस है कि लिमिट हमारे पास यूनिक भी होती है, पर कौन से टोपोलॉजिकल स्पेस में, T2 स्पेस में। वो देखते हैं नेक्स्ट थ्योरम में। देखिए नेक्स्ट थ्योरम है आपकी इन ए हॉस्डॉर्फ स्पेस। हॉस्डॉर्फ स्पेस पता है ना T2 स्पेस होता है, तो एक T2 स्पेस में एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस हैज ए यूनिक लिमिट। क्या बोला है कि T2 स्पेस के अंदर एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस हमारे पास एक यूनिक लिमिट पे ही कन्वर्ज करेगी। ठीक है भाई, कन्वर्जेंट सीक्वेंस के पास एक ही यूनिक लिमिट होगी, मींस एक ही लिमिट होगी, ऐसा अब हमें प्रूव करके दिखाना है। तो देखो इसका प्रूफ हम इसे कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव करके चलेंगे। मान के चलेंगे कि एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, वो उसकी दो लिमिट्स हैं, उसके बाद उन दोनों लिमिट्स को हम इक्वल दिखा देंगे, या फिर कुछ और कॉन्ट्राडिक्शन आ जाएगी, या तो T2 स्पेस की कंडीशन होल्ड नहीं करेगी या कुछ और कन्वर्जेंट सीक्वेंस की फेल हो सकती है। उसकी हेल्प से इसे हम प्रूव करते हैं। देखिए भाई प्रूफ, सपोज एक्स इज ए हॉस्ट ऑफ स्पेस, मान के चलते हैं कि एक्स हॉस्ट ऑफ स्पेस है, गिवन है ना ये, तो एक्स हमारे पास T2 स्पेस है। एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस को दिखाना है कि उसकी लिमिट यूनिक होनी चाहिए, तो उठा लो एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस एंड लेट एक्सन इज ए सीक्वेंस इन एक्स, और मान लिया कि एक्सन हमारे पास एक सीक्वेंस है, हमें इसकी यूनिक लिमिट दिखानी है, तो हम मान के चलते हैं कि इसकी दो लिमिट्स हैं विच कन्वर्जेस टू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स एक्स एंड एक्स स्टार। तो मान रहे हैं कि ये दो लिमिट्स पे हमारे पास मतलब इसकी दो लिमिट्स हैं, एक एक्स है और एक एक्स स्टार है। एक्सन हमने एक सीक्वेंस ली, दिखाना था इसकी यूनिक लिमिट होगी, मान के चले इसकी दो लिमिट्स हैं एक्स और एक्स स्टार। ठीक है, अब जब हमारे पास एक्स T2 स्पेस है तो T2 स्पेस की कंडीशन होती है कि दो हमारे पास डिस्टिंक्ट पॉइंट्स होते हैं, उन दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स के लिए दो डिसजॉइंट ओपन सेट्स एग्जिस्ट करते हैं। तो मान के चले दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स तो हैं एक्स और एक्स स्टार, इनके लिए दो डिसजॉइंट ओपन सेट्स अब हम दिखाते हैं। तो बाय T2 स्पेस देयर एग्जिस्ट टू डिसजॉइंट ओपन सेट्स, बाय T2 स्पेस दे रखा है, तो उसकी उस एक्सियम को यूज करते हुए T2 स्पेस की स्टेटमेंट को ही यूज करते हुए उसके दो डिस्जॉइंट ओपन सेट्स एग्जिस्ट करेंगे। एक ओपन सेट मान लिया G और दूसरा मान लिया G स्टार, सच दैट X हमारे पास G में बिलोंग कर रहा है और X स्टार G स्टार में बिलोंग कर रहा है, साथ में डिसजॉइंट है, तो ये कंडीशन भी है G इंटरसेक्शन G स्टार इज इक्वल टू 5। ठीक है,
एक्स T2 स्पेस था, दिखाना था उसकी कन्वर्जेंट सीक्वेंस एक लिमिट पे हमारे पास कन्वर्ज करेगी, मतलब उसकी एक यूनिक लिमिट होगी। हम मान के चले कि उसकी दो लिमिट्स हैं, एक्स और एक्स स्टार। अब T2 स्पेस था, दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स के लिए दो डिस्जॉइंट ओपन सेट्स लिए, जी और जी स्टार। एक्स हमारे पास जी में बिलोंग कर रहा है, एक्स स्टार जी स्टार में बिलोंग कर रहा है, डिस्जॉइंट है तो जी इंटरसेक्शन जी स्टार हो गया फाई। नेक्स्ट देखो भाई, एक्सन हमारे पास एक्स पे बिलोंग कर रहा है, मतलब कन्वर्ज कर रहा है। कन्वर्ज कर रहा है तो कन्वर्जेंट की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग एक पॉजिटिव इंटीजर एग्जिस्ट करेगा, वो मान लिया m1 सच दैट xn बिलोंग टू g, xn हमारे पास g में बिलोंग करेगा। ठीक है, ये है कन्वर्जेंट की डेफिनेशन से xn बिलोंग टू g फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m1। यहाँ तक क्लियर हुआ ना। xn x पे कन्वर्ज कर रहा है तो उसके लिए एक ओपन सेट एग्जिस्ट कर रहा था g, जो कि x को अपने अंदर कंटेन कर रहा था, तो एक पॉजिटिव इंटीजर m1 लिया सच दैट xn बिलोंग टू g फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m1। नेक्स्ट देखो, अब xn x पे कन्वर्ज कर रहा था, लेकिन हमने क्या लिया था कि xn दो पॉइंट्स पे कन्वर्ज कर रहा है, x पे और x स्टार पे। अगर x पे कन्वर्ज कर रहा है तो उससे ये कंडीशन बन गई। अब देखो, अगर x स्टार पे कन्वर्ज कर रहा है ऑल्सो xn बिलोंग टू x स्टार, अगर ये x स्टार पे बिलोंग कर रहा है तो इसके लिए भी एक पॉजिटिव इंटीजर एग्जिस्ट करेगा, वो मान लिया m2 सच दैट xn बिलोंग टू g स्टार फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m2। लेट m इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ m1 कॉमा m2। m हमने m मान लिया m1 और m2 का मैक्सिमम, तो अगर इन दोनों का मैक्सिमम है तो हम लिख सकते हैं कि xn बिलोंग टू g एंड xn बिलोंग टू g स्टार फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। क्योंकि m1 और m2 दोनों का मैक्सिमम पॉइंट हमने m ले लिया, तो n हमारे पास इकट्ठा हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू m, क्योंकि m1 से भी बड़ा है, m2 से भी बड़ा है। जब इन दोनों से बड़ा है तो इन दोनों में से कोई भी पॉइंट हो, है ना, मैक्सिमम ऑफ m1 m2, चाहे m1 बड़ा हो तब भी तो n ग्रेटर है m1 से, चाहे m2 की वैल्यू आए मैक्सिमम तब भी हमारे पास भाई n तो ग्रेटर ही रहना है। तो xn बिलोंग टू g एंड xn बिलोंग टू g स्टार फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। यहाँ से क्या पता चला कि g और g स्टार के अंदर एक कॉमन एलिमेंट बिलोंग कर रहा है xn भाई, लेकिन हम मान के क्या चले थे कि ये तो डिसजॉइंट है, तो g इंटरसेक्शन g स्टार की वैल्यू क्या थी फाई। एक कॉन्ट्राडिक्शन, सिंस g इंटरसेक्शन g स्टार इज इक्वल टू फाई, कॉन्ट्राडिक्शन आ गई क्योंकि इनके इंटरसेक्शन में फाई था, यहाँ xn बिलोंग कर रहा है, कॉन्ट्राडिक्शन आ गई। तो इसका मतलब जो हम मान के चले थे कि मान लो कि जो xn सीक्वेंस है वो दो पॉइंट्स पे कन्वर्ज कर रही है, ये हमारे पास फॉल्स हो जाएगी। इट मीन्स हमारे पास जो पॉइंट था, कन्वर्जेंट सीक्वेंस थी, उसकी एक ही लिमिट एग्जिस्ट करेगी, बट इट इज इन द केस ऑफ T2 स्पेस ओनली, है ना। बाकी तो हमारे पास अगर कोई भी स्पेस होता है तो उसके लिए ये कंडीशन होल्ड करे, ऐसा जरूरी नहीं है। नेक्स्ट देखिए, इसमें भी है हमारे पास कन्वर्स ऑफ अबव थ्योरम इज नॉट ट्रू, कि इस थ्योरम का कन्वर्स पार्ट ट्रू नहीं होता है। कन्वर्स पार्ट ट्रू नहीं है, इट मीन्स अगर हमारे पास कन्वर्जेंट सीक्वेंस की लिमिट यूनिक मिलती है तो जरूरी नहीं है वो हमारे पास वो स्पेस T2 स्पेस होगा। ठीक है, देखो भाई, कन्वर्स ऑफ अबव थ्योरम इज नॉट ट्रू, तो हम मान के चलते हैं कि एक ऐसा अनकाउंटेबल सेट ले लिया x एक अनकाउंटेबल सेट है, टाउ एक को काउंटेबल टोपोलॉजी है x पे, x अनकाउंटेबल सेट है, इट मीन्स ये T2 स्पेस नहीं है। अनकाउंटेबल और इनफाइनाइट सेट्स जो भी होते हैं वो T2 स्पेस के अंदर नहीं आते हैं। तो मान के चलें कि x हमारे पास अनकाउंटेबल है, टाउ एक टोपोलॉजी ले रखी है, को काउंटेबल टोपोलॉजी, देन एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस हैज़ अ यूनिक लिमिट। तो हर एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस की इस केस में, ये डायरेक्ट बोल के चल रहे हैं, आप चाहो तो प्रूव करके दिखा देना। तो इस केस में क्या है कि हर एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस की एक यूनिक लिमिट है, हर एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस की यूनिक लिमिट तो है, पर ये T2 स्पेस तो है ही नहीं, बट एक्स को टाउ इज नॉट अ हॉस्टल स्पेस। तो ये जरूरी नहीं है कि अगर हमारे पास ये कंडीशन दे रखी है, मतलब कन्वर्जेंट सीक्वेंस की यूनिक लिमिट है, तो वो कन्वर्जेंट सीक्वेंस हमारे पास एक T2 स्पेस के अंदर आएगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ओके, थैंक यू गाइस, आप तब तक ये वीडियोस देख लेना। नेक्स्ट मैं आपको फर्स्ट एग्जाम कराऊंगी एंड देन आपकी थर्ड यूनिट रहती है वो और मैं कंप्लीट करा दूंगी। ओके, टिल देन थैंक यू सो मच।